नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीसीएम क्यूब पर। मैं सर साइनी वर्मा फ्रॉम IIT अगरतला। हम लोग क्लास 11th में जो है चैप्टर 2 देख रहे थे, संबंध एवं फलन। तो हम लोगों ने संबंध एवं फलन का स्टार्ट कहाँ से किया? कार्तीय गुणन। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन हम लोगों ने डिफाइन कर लिया है पहले लेक्चर में। और दो समुच्चय का कार्तीय गुणन क्या होता है? उन सभी कर्मित युग्मों का समुच्चय होता है जो कर्मित युग्म का पहला अवयव आपका सेट ए से हो और कर्मित युग्म का दूसरा अवयव आपका सेट बी से हो। तो इन सारे कर्मित युग्मों का समुच्चय ही क्या कहलाता है? आपका कार्तीय गुणन। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी। अब हम लोग जो है कार्तीय गुणन की कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। जो है कार्तीय गुणन हेडिंग में ही आपका ये चलेगा। इसमें पहला पॉइंट ये होता है, पहला पॉइंट हम लोग देख चुके हैं कि दो कर्मित युग्म समान तब होते हैं जब इनमें पहला एलिमेंट आपका पहले एलिमेंट के बराबर हो और दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर हो, तभी दो कर्मित युग्म क्या होते हैं? समान होते हैं। तो हम लोग पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, दो कर्मित युग्म, दो कर्मित युग्म समान होंगे यदि उनका पहला अवयव जो है पहला अवयव दूसरे कर्मित युग्म के पहले अवयव के बराबर हो और दूसरा अवयव दूसरे कर्मित युग्म के दूसरे अवयव के बराबर। यानी दो कर्मित युग्म आपके लिखे हैं तो दोनों कर्मित युग्म बराबर तब होंगे जब पहले कर्मित युग्म का पहला एलिमेंट आपका दूसरे कर्मित युग्म के पहले एलिमेंट से और पहले कर्मित युग्म का दूसरा एलिमेंट दूसरे कर्मित युग्म के दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा, अन्यथा नहीं। यानी हम लोग क्या लिखेंगे कि जो x, y कर्मित युग्म है ये आपका x, y कर्मित युग्म के ही बराबर होगा। अगर हम लोग ये कहें कि x, y है और ये y, x है तो ये बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर नहीं है, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर नहीं है। तो हम लोग कार्तीय गुणन जब करेंगे तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि जो कर्मित युग्म समान कब होते हैं। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। तो दूसरा जो है, अच्छा इसको अवयव ना बोल के हम घटक बोल सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? पूरा कर्मित युग्म एक सिंगल एलिमेंट के रूप में ट्रीट किया जाएगा। तो पहले इसको घटक नाम दे देते हैं क्योंकि कर्मित युग्म में दो घटक हैं। इसको अवयव हम लोग सेट के जो है एलिमेंट के रूप में यूज करते हैं। दूसरा इसको घटक लिख देते हैं, कंपोनेंट, यानी जो पार्ट है उसका। उस कर्मित युग्म के दो पार्ट होते हैं तो ये घटक उसी को बोला जाता है। दूसरा पॉइंट है कि जो सेट ए है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग मान लें कि p है। यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या p हो
और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या क्यू हो, तो हम लोग जानना चाहते हैं कि ए क्रॉस बी यानी ए और बी का जब कार्तीय गुणन करेंगे तो इनमें समुच्चयों की संख्या क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं ए क्रॉस बी करेंगे तो ए का पहला जो है पी जो है किस क्या होगा सॉरी, ये ए क्रॉस बी जब हम लोग लिखेंगे तो ये जो पहला एलिमेंट होगा आपका सेट ए से रहेगा, तो सेट ए में आपके पी एलिमेंट हैं, तो सेट ए में पी एलिमेंट होने से आप पहले की जगह पे पी चॉइस है आपका कि पी नंबर है, मतलब 10 नंबर है तो 10 रख सकते हैं, और इसका एक नंबर रखेंगे तो इसका बदल बदल के कितने क्यू कर सकते हैं, तो इसके एक एलिमेंट से कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, क्यू ऑर्डर पेयर बनेंगे, इसके दूसरे एलिमेंट से भी क्यू ऑर्डर पेयर बनेंगे, यानी इसके सभी के सभी एलिमेंट से क्यू ऑर्डर पेयर बनेंगे, यानी क्यू 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 हम लोग कितनी बार ऐड करेंगे, पी बार, ये आपका आ जाता है पी इंटू क्यू। तो इसको हम लोग लैंग्वेज में लिख लेते हैं कि यदि समुच्चय ए में, यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या p हो तथा समुच्चय b में, तथा समुच्चय b में अवयवों की संख्या, समुच्चय b में अवयवों की संख्या q हो, तो समुच्चयों a और b के कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन a क्रॉस b में अवयवों की संख्या, a क्रॉस b में अवयवों की संख्या आपकी क्या होती है, p इंटू क्यू होती है। ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। अब इसमें एक पॉइंट हम लोग एक दो पॉइंट और देखेंगे जो इसी से संबंधित है, उसके बाद हम लोग इसको जो वेरीफाई करेंगे कि जो दूसरा हम लोगों ने लिखा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक एग्जांपल लेके। तीसरा पॉइंट हम लोग देखें, तीसरा पॉइंट इससे संबंधित है कि अगर हम लोग एक सेट लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं नेचुरल नंबर का सेट ले लिया, यानी इसमें जो अवयवों की संख्या क्या है, इनफाइनाइट है, और एक सेट बी हमने ले लिया जिसमें अवयवों की संख्या जो है फाइनाइट है। अब हम लोग ए क्रॉस बी जब निकालेंगे, ए क्रॉस बी यानी ए और बी का जब कार्तीय गुणन निकालेंगे तो हम लोग पहला एलिमेंट 1 लेंगे, तो 1 को ए के साथ ले लिए, 1 को बी के साथ ले लिए, 1 को सी के साथ ले लिए, फिर 2 को लेंगे, 2 को ए के साथ ले लिए, 2 को बी के साथ, 2 को सी के साथ, फिर 3 लेंगे उसका एलिमेंट, 3 को ए के साथ, 3 को बी के साथ, 3 को सी के साथ, फिर 4 को लेके, फिर 5 को लेके, 6 को लेके, 7 को लेके, 8 को लेके, ऐसे 9 को लेके, 10 को लेके, तो ये कभी एंड होगा, कभी एंड नहीं होगा, क्योंकि ए समुच्चय ए में अवयवों की संख्या क्या है, इनफाइनाइट है, तो ये खत्म ही नहीं होगा कभी। तो इसमें जो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या आएगी वो भी क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी, क्योंकि आप पहले एलिमेंट इसको लेके 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 लेके इससे रिलेट कर रहे हैं, 5 ले, 6 ले, 7 ले, 8 ले, ऐसे लेते चले जाएंगे, लेकिन ये क्या कभी खत्म होगा, कभी खत्म ही नहीं होगा, सेट ए के एलिमेंट खत्म ही नहीं हो रहे हैं, तो आप इसमें अवयवों की संख्या क्या होगी, इनफाइनाइट होगी ए क्रॉस बी में। तो उसी हिसाब से अगर बी इनफाइनाइट होता, ए फाइनाइट होता, तब भी ए क्रॉस बी क्या आता आपका, फाइनाइट ही आता, इनफाइनाइट ही आता। जैसे मान लेते हैं सेट ए जो है आपका ये होता ए बी सी,
और सेट बी आपका है ये नेचुरल नंबर का सेट। तो ये क्या है, ये इनफाइनाइट सेट है, इसमें इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट का मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, इनफाइनाइट है। अब हम लोग यहाँ पे अगर ए क्लास बी निकालें, वहां पे एक इनफाइनाइट था, यहाँ पे बी, तो ए को जो है आप ए को 1 से रिलेट करेंगे, फिर ए को 2 से रिलेट करेंगे, ए को 3 से करेंगे, फिर ए को 4 से करेंगे, फिर ए को 5 से करेंगे। ये कभी खत्म होगा, 6 से करेंगे, 7 से करेंगे, 8 से, 9 से, तो ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। फिर बी को आप जब 1 से करेंगे, फिर बी को 2 से रिलेट करेंगे, फिर बी को 3 से रिलेट करेंगे, ऐसे 4 5 6 7 ही बदलते चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस स्थिति में भी ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या क्या होगी, अनंत होगी। तो तीसरा स्टेटमेंट हम लोग यही लिखने जा रहे हैं कि दो समुच्चयों ए और बी दोनों में से कोई भी अगर एक सिंगल समुच्चय भी जो है अनंत समुच्चय है, कहने का मतलब जिसमें अवयवों की संख्या इनफाइनाइट है, तो ए क्रॉस बी में भी अवयवों की संख्या क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। यहां से ये आपका दिख रहा है, ये एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि a इक्वल टू 1 2 3 4 ये इनफाइनाइट तक गया है, b एक फाइनाइट सेट है। ये आपका क्या है, इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट का मतलब कि अवयवों की संख्या अनंत अनंत है, और ये फाइनाइट सेट है, परिमित समुच्चय, और ये अपरिमित समुच्चय, हिंदी में बोलते हैं अपरिमित समुच्चय, यानी इसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो एक क्रॉस भी आप करने चले जाओगे तो रिलेट करोगे तो इनफाइनाइट आएगा। तो तीसरा पॉइंट हम लोग यही लिखेंगे, तीसरा पॉइंट आपका है यदि यदि ए और बी आरिक्त समुच्चय हैं, आरिक्त समुच्चय हैं, और ए और बी में से कोई अपरिमित है या अपरिमित समुच्चय है, यानी दोनों में से कोई भी एक सिंगल भी अपरिमित समुच्चय है, तो तो ए और बी का कार्तीय गुणन, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए क्रॉस बी से, कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी भी क्या होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। यानी इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे, अपरिमित समुच्चय होगा। और उसके नीचे हम लोग ये एग्जांपल लिख लेते हैं। अब एक पॉइंट इसमें हम लोग और हल्का सा देखते हैं कि केवल दो ही समुच्चयों का कार्तीय गुणन नहीं डिफाइन किया जाता, जो चौथा पॉइंट है, दो से ज्यादा समुच्चय हैं उनका भी कार्तीय गुणन डिफाइन किया जा सकता है। ये आपका चौथा पॉइंट होगा कि तीन समुच्चय हो आपके, तो उनका जो कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो डिफाइन किया जाता है, वो कैसे डिफाइन होता है, ये इसमें आपका है नहीं। तो इसका मतलब होता है कि उन सभी एलिमेंट्स का समुच्चय, यानी सभी x कामा y कामा z, ये इसको बोला जाता है, वहां पे युग्म बोला जाता है, और यहाँ पे क्या है, त्रिक बोला जाता है। सभी की x आपके कहां से होने चाहिए, सेट ए से, y कहां से होने चाहिए आपके सेट बी से, और z कहां से होने चाहिए आपके सेट सी से। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये तीन समुच्चयों का कार्तीय गुणन डिफाइन किया जाता है। इसका एग्जांपल हम लोग देख लें, जैसे मान लेते हैं हम लोगों ने सेट ए ले लिया आपका,
ये 1 है। छोटा सेट लेते हैं, जैसे एलिमेंट की संख्या जो है कम ही आए। बी सेट है आपका 2 3 है, और आपका सी सेट है जिसका एलिमेंट है आपका 0, और आपको डिफाइन करना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो पहला एलिमेंट आपका ए से होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट बी से, तो बी के एलिमेंट हमने 2 को चुन लिया, तो ये आपका एक त्रिक आपका ये मिल गया। फिर पहला एलिमेंट 1 ए से होना चाहिए, तो 1 हो गया। अब दूसरा एलिमेंट जो है आपका 2 2 ही है, तो तीसरा में एक ही है, तो ये रिपीट हो जाएगा, तो दूसरा बी का हमने 3 कर लिया, इसका 0 कर लिया। तो ये आपके कितने त्रिक मिल गए? 2 त्रिक मिल गए, ठीक है। और ये आपका क्या कहलाता है? x y z जो है, x y z, ये क्या बोला जाता है? क्रमिक त्रिक कहलाता है। जैसे वो क्रमिक युग्म होता है, क्रमिक त्रिक कहलाता है। तो ऑर्डर ट्रायड्स बोला जाता है, ट्रिक। अब हम लोग एक एग्जांपल और लेके जो है, हमने जो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो लिखे थे उसको प्रूव कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। प्रूव तो नहीं बोलेंगे उसको, क्योंकि प्रूफ और वेरिफिकेशन अलग अलग चीजें होती हैं। तो एक एग्जांपल लेके हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए अगर p है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b इक्वल टू q है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a क्रॉस b इक्वल टू क्या होता है? p इंटू q। इसी का हम लोग एक एग्जांपल लेके इसको वेरीफाई कर लेते हैं। हम लोग मानते हैं कि सेट a एक ले लिया जिसके एलिमेंट्स हैं 10, 5, और सेट बी हम लोग ले लिए जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4। अब हम लोग जानते हैं यहाँ से कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है? 2 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितना है? 4 है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्रॉस बी, यानी ए बी के कार्तीय गुणन में कितने जो है अवयव होंगे। तो यहाँ से कितना निकल रहा है? अगर फार्मूला लगाएं, p इंटू क्यू कितना आ रहा है? 8। 8 आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे बना के देखते हैं कि 8 ही बन रहा है कि और बन रहा है। तो a क्रॉस b जब हम लोग बनाएंगे, तो पहला एलिमेंट आपका सेट ए से होगा, 10 हम लोग ले लिए। अब दूसरा एलिमेंट आपका सेट बी से होगा, तो सेट बी में 4 एलिमेंट है, तो चारों में से कोई भी हो सकता है। तो 10 को एक के साथ लेके बना लिए, फिर 10 को 2 के साथ लेके बना लिए, फिर 10 को 3 के साथ ले लिए तो अलग बन गया, 10 को 4 के साथ ले लिए तो अलग बन गया। अब 10 के साथ कितने संभव है? सब खत्म हो गए। पहला एलिमेंट आपका सेट ए से लेना, तो हम लोगों ने क्या लिया? 5। 5 का 1 के साथ बना लिया, 5 का 2 के साथ बना लिया, 5 का 3 के साथ बना लिया, 5 का 4 के साथ बना लिया। इसके अलावा और नहीं बनेगा। तो ए क्रॉस बी में 1 2 3 4 5 6 7 8 अवयव हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इक्वल टू आपका यहाँ क्या आ गया? 8। और ये किसके बराबर है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स में 2 है, ये 4 है, ये 8 हो गया। तो ये आपका जो फार्मूला हम लोगों ने देखा था ये वेरीफाई हो गया, कि अगर सेट ए में अवयवों की संख्या p हो और सेट b में अवयवों की संख्या q हो, तो जो a और b का कार्तीय गुणन होता है उसमें जो अवयवों की संख्या होती है वो क्या होती है? p इंटू क्यू। ये आपका वेरिफिकेशन हो गया। इसके बाद कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल हम लोग करेंगे इस पे, बाकी इसके बाद ही खत्म हो जाएगा। तो इसमें हम लोग इतना ही रखते हैं।